जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कोशंट ग्रुप की बात की थी। कोशंट ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, उस पर जो डिपेंडिंग चीज़ें हैं हम लोगों ने थोड़ी बात की थी। अच्छा, कोशंट ग्रुप कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एनालिसिस की है। तो आज थोड़ा उसको हम रिवाइज करने के लिए कंपोजिशन जो टेबल जो बनता है हम लोगों का, वो जिसे हम लोग इजी वे में प्रूफ कर देते हैं ग्रुप है, तो थोड़ी इच्छा ले रही है कि उस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखें ताकि एक बार लिसनर को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। एक एग्ज़ाम्पल उस चीज़ का ले लें, जैसे Z हम लोगों का एक ग्रुप है, सबको पता है Z प्लस इज ए ग्रुप। और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने लिया था 4Z इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। तो अगर ये नॉर्मल है तो Z वाई जो ये 4Z होगा इज़ ए व्हाट कोशंट ग्रुप। ये जो है मेरा कोशंट ग्रुप होगा। अब इसके लिए थोड़ा हम कंपोजिशन टेबल की बात करते हैं ताकि लिसनर्स को सारी बातें क्लियर हो जाएं। अब Z बाई 4Z में एलिमेंट कितने होंगे वो सबको पता है। एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, पहला होगा एक 4Z, ये हमारी जीरो की तरह वर्क होता है, दिस इज़ द आइडेंटिटी। उसके बाद 4Z प्लस 1, नेक्स्ट 4Z प्लस 2 एंड 4Z प्लस 3। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द Z बाई 4Z। अब एक कंपोजिशन टेबल्स की अगर हम लोग यहाँ बात कर लें तो कैसे बनाते थे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा यहाँ प्लस है, दिस इज़ द एडिशन इज़ द प्लस ईयर। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 4Z, दिस 4Z प्लस 1, नेक्स्ट 4Z प्लस 2, नेक्स्ट वाट 4Z प्लस 3। उसके बाद एलिमेंट हम लोग हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं, ये हो गया 4Z, दिस इज़ द। इसके बाद हमारा 4Z प्लस 1, नेक्स्ट 4Z प्लस 2 एंड लास्ट 4Z प्लस 3। अब यहाँ जो 4Z है, इससे जो एक ग्रुप फार्म करेगा जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बस यहाँ थोड़ा कंपोजिशन टेबल बना करके वो पुरानी यादों को मैं यहाँ ताज़ा कर देना चाह रहा हूँ ताकि एक बार सब चीज़ें दिमाग में आ जाएं। इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, जो बड़े इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं मेरे कोशंट ग्रुप के, उसकी हम लोग बात करेंगे और उससे बड़े इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। और वो रिज़ल्ट तो IIT में डायरेक्ट जो हैं, जो नेट वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और MCQ के भी क्वेश्चंस जो हैं उससे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उस एप्लीकेशंस की हम लोग बात करेंगे जस्ट आफ्टर दिस। तो थोड़ा एक बार इसको मैं यहाँ कायदे से रिवाइज कर दूँ। तो 4Z जस्ट लाइक एज द जीरो एलिमेंट ऑफ दिस, मीनिंग दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब 4Z प्लस 4Z पता है H प्लस H होता है, उसी का कंसेप्ट है यहाँ पूरा। तो दिस इज द योर 4Z। अच्छा, 4Z में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो एलिमेंट ऐसे ही आएगा। यही तो महिमा है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की, 4Z प्लस 3 एंड दिस इज द 4Z प्लस 3। अच्छा, 4Z प्लस 1 जब इसमें ऐड होगा तो यही मिलना है 4Z प्लस 1। 4Z प्लस 1 प्लस 4Z प्लस 1 ये हमारा आएगा 4Z प्लस 2। 4Z प्लस 1 और ये 4Z प्लस 2 जब ऐड करेंगे तो 4Z प्लस 3। अच्छा, जब ये मैं ऐड करूँगा तो 1 और मिल के 4 हो जाएगा, तो 4Z प्लस 4 ये आएगा 4Z प्लस 4। और 4Z प्लस 4Z की मीनिंग मेरी हो जाएगी 4Z, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा H प्लस H इज इक्वल टू H। 4 एलिमेंट 4Z का होगा। तो ये तो मतलब ईजी बातें हैं। 4Z प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 4Z प्लस 2। 4Z ये मेरा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 अगेन 4Z प्लस 4, तो दिस इज द 4Z। एंड 4Z प्लस 2 प्लस 3 5, तो 4Z प्लस 5 होता है 4Z प्लस 1 S। 4Z प्लस 3 ऐड करेंगे, आइडेंटिटी है तो यही रहना है इसे। 4Z प्लस 3 ऐड करेंगे तो 4Z आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 मिल के 4 हो जाएगा, और 4Z प्लस 4 आएगा। अब 3 और 2 मिल के 5 हो जाएगा, उसको 4 प्लस 1 में तोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4Z प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 3 6 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 में 6 को लिख सकता हूँ, तो 4Z प्लस 4Z हो जाएगा। मीनिंग क्या बचेगी मेरी, 4Z प्लस 2 बचेगा। अब इस कंपोजिशन टेबल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो मेरा सेट जो है Z बाई 4Z दिस फार्म से ग्रुप,
दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है मेरा। अच्छा, अभी ग्रुप की बात है तो अबेलियन भी मैं देख सकता हूँ, साइक्लिक ग्रुप भी देख सकता हूँ कि वो ग्रुप मेरा अबेलियन है या नहीं, साइक्लिक है या नहीं। अबेलियन की क्या बात है, अबेलियन बस ये देखना है कि उसके ईच एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हो। तो अगर देखा जाए तो ये कंडीशंस है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हैंस दिस इज अबेलियन ग्रुप। ये जो ग्रुप फॉर्म है अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, साइक्लिक है या नहीं, तो साइक्लिक कैसे देखते हैं, साइक्लिक देखने का हमने एक बड़ा इजी वे की बात की थी कि वो बेसिकली फाइनाइट ग्रुप में, इनफाइनाइट ग्रुप की बात वही आती है। अगर आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट है, उसको साइक्लिक होना है, तो ये बात होगी कि ग्रुप का जो आर्डर होगा कम से कम उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका आर्डर सेम होगा, मतलब आर्डर ऑफ एलिमेंट, ये बात होगी आर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए ग्रुप, देन दिस ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक। ये साइक्लिक की मेरी बात थी। तो ये साइक्लिक भी है, अगर हम लोग देखें उस डिफिनीशन से, तो इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर हमारा इस ग्रुप के आर्डर के इक्वल है। अच्छा, इस ग्रुप का आर्डर क्या है, अगर इस ग्रुप के मैं आर्डर्स की यहाँ बात कर लूँ तो व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ दिस ग्रुप। अब ये है कि इसमें काउंट कर लें कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो मीनिंग ये हो गई कि ये जो मेरा ग्रुप जो फॉर्म कर रहा है इसका जो आर्डर है 4 है, मीनिंग आर्डर ऑफ z बाई 4z इज इक्वल टू 4, दिस इज द 4। अच्छा, अब क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका आर्डर 4 है। अब आर्डर की यहाँ बात आ गई, तो आर्डर की बात यहाँ क्या है, कंपोजिशन, यहाँ एडिशंस है। तो मतलब क्या होगा कि उस एलिमेंट को हम कितने टाइम्स तक ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ एक 4z प्लस 1 ये है, अगर इसको मैं 4 टाइम्स तक ऐड कर दूं तो डेफिनेटली आइडेंटिटी आ जाएगा। मीनिंग ये है कि 4 टाइम्स मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन होता तो इसका मुझे पावर लिखना पड़ता, बट यहाँ एडिशन है तो एडिशन की मीनिंग क्या, उतने मुझे टाइम्स करना होता है। ये डिफिनीशन है, एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। एडिशंस के केस में ये होता है और मल्टीप्लिकेशंस के केस में ए रेस टू दी पावर n होता है, जहाँ n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कम से कम होना चाहिए कितने टाइम्स तक ऐड करें या कम से कम कितना मिनिमम जो है मेरा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो बिल्कुल है, अगर इसको 4 टाइम्स तक मैं ऐड करूँ, देख लिया जाए यहाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 1 1 1 1, मीनिंग क्या हो गई 4z प्लस 4 एंड 4z प्लस 4 नथिंग, दिस इज द 4z। मीनिंग क्या है कि इसको अगर हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो आइडेंटिटी आ गई। तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द आर्डर, हेंस आर्डर ऑफ 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। हेंस दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक, ये ग्रुप जो है मेरा साइक्लिक है। अच्छा, कंपोजिशन टेबल खुद ही क्लियर कर दे रहा है जो 4 प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप की, कौन कौन क्लोजर है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एसोसिएटिव तो होना ही होना है, एसोसिएटिव ला है, कम्यूटेटिव भी है। अच्छा, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात कैसे हम ग्रुप प्रूफ करते हैं, बातें हम क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे यहाँ जो इस पर डिपेंडिंग चीज़ों को बात करनी है, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, अब उस पर हम फोकस करेंगे। क्या है ये, किसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हायर लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं डायरेक्ट बनाए जाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर इस रिजल्ट की भी महिमा देखेंगे। बहरहाल अभी मैं इस रिजल्ट को लिख रहा हूँ। क्या है ये रिजल्ट, रिजल्ट ये है क्वोशंट ग्रुप पे कि लेट ZG be the center of group Z if Z by ZZ is cyclic, then so that Z is abelian। ये है रिजल्ट मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में बनाए जाते हैं। एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम अक्सर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं ग्रेजुएशन लेवल्स पे ये थ्योरम रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो इसको मैं प्रूफ करूंगा क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कहता रहा हूँ कि जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कॉम्पिटिशन्स में
और जो एकेडमिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हम पहले उनको प्रूफ करेंगे, पूरा उसके प्रूफ की बखिया उधेड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रूफ नहीं समझेंगे तब तक आगे जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो समझने में प्रॉब्लम होगी। और बेसिकली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो रिज़ल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। मेरी उनको सलाह है कि रिज़ल्ट याद ना करें, वो खैर याद तो रहना मस्ट है, बट वो रिज़ल्ट आते कैसे हैं उन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस जो मेरे बनाए जाते हैं, जो मैथमेटिक्स की जो गेम खेली जाती है, उन्हीं थ्योरमों के प्रूफ से ही खेली जाती है। तो बहरहाल चलते हैं, पहले अब हम इसको प्रूफ की बात करेंगे, उसके पहले थ्योरम के एक एक वर्ड्स को क्लियर करते हैं। थ्योरम्स क्या है पहले उसको ध्यान से समझते हैं। लेट जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप जी। मीनिंग ये है कि अब यहाँ जेड जी जो है इस ग्रुप का सेंटर है। तो सेंटर क्या है पहले उस बात को थोड़ा हम यहाँ क्लियर कर दें। ऑलरेडी हम लोग उस चीज़ को डिफाइंड कर चुके हैं कि ये जो सेंटर है किसी ग्रुप का, इसमें जी के वो एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। मीनिंग क्या है कि जो ग्रुप का जो सेंटर है एक्चुअल में जी के वे एलिमेंट्स हैं, यानी उन जी के उन एलिमेंटों का हम कलेक्शंस करते हैं जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कामूट होते हैं। अच्छा एक बात और इसमें रिजल्ट में आई है, अगर कोई ग्रुप जी अबेलियन है तो अबेलियन की मीनिंग है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कामूट होंगे। तो कामूट होंगे तो उस स्टेज में जो हमारा ये जेड जी सेंटर बनेगा वो जी हो जाता है। और इफ एंड ओनली की भी कंडीशन है कि अगर किसी ग्रुप का सेंटर ग्रुप इटसेल्फ हो जाता है तो डेफिनेटली वो ग्रुप अबेलियन होगा। बहरहाल तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप में वे एलिमेंट जी के कलेक्ट किए जाते हैं जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो ये बात हो गई मेरी कि सेंटर ऑफ जी क्या है। अब यहाँ रिजल्ट में जेड जी जो है जी का सेंटर है, ठीक, दिस इज द गिवन। उसके बाद क्या है, अगेन ये वर्ड्स दिया हुआ है कि इफ जेड जी बाई जेड जी इज साइक्लिक। अभी ये दिस इज द व्हाट, दिस इज द कोशेंट ग्रुप। अभी हमने कोशेंट ग्रुप की बात की कि जब भी, अच्छा एक और बात यहाँ थोड़ा कर दें कि जेड जी अगर नॉर्मल होगा तभी ये मेरा कोशेंट ग्रुप होगा, अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो कोशेंट ग्रुप नहीं होगा। बहरहाल नॉर्मल तो वही है कि जेड जी जो होता है सेंटर जो होता है ऑलवेज नॉर्मल होता है। जी जेड जी इज साइक्लिक, अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो जी होगा वो अबेलियन हो जाएगा। तो इसमें लिसनर बात को थोड़ा बड़ा केयरफुल होंगे। यहाँ कितनी बातें हैं, ये पहली बात आई है जेड जी आई है, वो नॉर्मल नहीं लिखा गया है रिजल्ट में। रिजल्ट में कहा गया है कि सेंटर ऑफ द ग्रुप की बात कही गई है, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप जो कोशेंट ग्रुप क्रिएट करेगा। किसी भी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो जो कोशेंट ग्रुप और जो फैक्टर ग्रुप क्रिएट करेगा, अगर वो साइक्लिक हो गया तो जो फादर ग्रुप है, जो पेरेंट ग्रुप है, उसको अबेलियन होना पड़ेगा। दिस इज द रिजल्ट। तो अब हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। हमारे पास गिवेंस क्या था, प्रूफ करने के मेरे तरीके वही हैं जो मैं कहता रहा हूँ। जो चीज़ गिवन है उसकी आप बखिया उधेड़िए, उसका पोस्टमार्टम करिए। चलते हैं क्या क्या है। ये जेड जी हमारा क्या है, दिस इज द व्हाट सेंटर। तो सेंटर है तो इस बात को क्लियर करेगा लिसनर, इस बात को पूरा वो लिखेंगे। उसके बाद क्या कहा गया, इफ़ दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। गिवन है, जो चीज़ गिवन है मैं उसको लिख लूँ। व्हाट इज गिवन, गिवन जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है, दिस इज द साइक्लिक। एंड और साथ साथ क्या है, वेयर जेड जी इज सेंटर ऑफ जी, ये जो है जी का सेंटर है मेरा, ठीक है। अब अगर ये साइक्लिक है, सिंस जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, देयरफॉर साइक्लिक ग्रुप की क्या महिमा होती है, क्या कंसेप्ट है भाई। साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट। मीनिंग ये होगी कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट के सहारे मैं इसके सारे एलिमेंट को लिख सकता हूँ। मीनिंग क्या है उस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देयरफॉर व्हाट, ईच एलिमेंट ऑफ जी बाई जेड जी
इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट, इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी बाई जेड जी दिस। अच्छा, अब पावर ऑफ इंटीग्रल सम इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस, मीनिंग है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे वहाँ। अच्छा, उस एलिमेंट को ही जनरेटर कहते हैं। अच्छा, जनरेटर कैसे निकाला जाता है उस पर भी अच्छा खासा लेक्चर दिया गया है। तो बहरहाल अब हम सिर्फ एलिमेंट्स लिख रहे हैं। कैसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ये जेड बाई जी के एलिमेंट कैसे होते हैं, जी बाई जेड जी के जो एलिमेंट होंगे, थोड़ा हम यहाँ फॉर कन्वीनियंस इस बात को मैं लिख लूँ, यहाँ लेट कर लूँ थोड़ा, लेट जेड बाई जी, ये मैं इसको थोड़ा एन में लिख रहा हूँ, जी बाई एन, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की जब आती है तो मैं पहले भी कह रहा हूँ मेरी आदत थोड़ा उसे नॉर्मल सब ग्रुप को एन की लिखने की है, एच लिखिए के लिखिए कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ हमने जेड जी ये सब थोड़ा ऐसे लिखने को हमने एन ले लिया है, बट एन का मतलब सेंटर ऑफ जी ही है। कैसे लिखते हैं, एन इंटू ए। अच्छा, इंटू ए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी आदत हो गई है बोलने की, बट दिस इज द ऑपरेशन हियर, ऑपरेशन जैसा होगा। अच्छा, ऑपरेशन कैसा है, काफ़ी हमने इस पर वर्क भी किया हुआ है। तो एन ने सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, यही तो करते हैं। क्या करते हैं भाई कि कोशेंट ग्रुप में जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसके जितने भी राइट कोशेंट्स बनते हैं उस राइट कोशेंट को कनेक्शंस कर लीजिए, पूरा वो कलेक्ट कर लीजिए, और उसके कलेक्शंस के बाद डेफिनेटली दिस फॉर्म में ग्रुप फॉर्म करता है। अब ये दिया है कि दिस इज साइक्लिक, तो साइक्लिक होने की मीनिंग क्या हो गई कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द जी। तो इसकी मीनिंग ये हो गई, दिस इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सम इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी बाई एन एस। बाई डिफिनीशन से लिखा, बिल्कुल सारी चीज़ें तो डिफिनीशन से ही होंगी। इज इक्वल टू, चलते हैं, सम इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी बाई एन। मान लेते हैं कि वो एलिमेंट जो है मेरा, अच्छा इसमें कोई एलिमेंट मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक एलिमेंट मैं एन जी ले लूँ यहाँ, वेयर जी बिलोंग्स टू जी, मतलब सम इंटीग्रल पावर मैं ऐसे लिख दूँ एन जी, इंटीग्रल पावर इसका लिखना है तो पावर एम मैं ये लिख दूँ, ये नहीं पावर कुछ भी लिखा जा सकता है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ जी। अच्छा, जी जहाँ क्या होगा, व्हाट इज द जी, बिल्कुल पता है कि एन जी है तो जी जो मेरा बिलोंग करेगा वो ग्रुप का एलिमेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और देख लूँ कि ये जो मैं एन जी के पावर जो मैं एम लिखा हूँ इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि एन जी इंटू एन जी एंड आर्ट्स वन, कितने टाइम्स तक भाई, एन टाइम्स तक, राइट, एन जी। अच्छा, एक बात और यहाँ क्लियर है कि इस एन जी को मैं जी एन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल की बात है और नॉर्मल में लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। तो ये जो मेरा है मैं बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ एन जी एन को, इस को अगर देखा जाए इस जी एन में लिख सकता हूँ इंटू एन जी है कि मीनिंग क्या हो गई कि जो एन होगा वो एक बार आ जाएगा और जी यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया। अब ये जो जी एन है जी इधर चला जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगी, वो एन जी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे इसकी ग्रुपिंग बना के मैं तोड़ दूँ तो फिर ये मेरा आ जाएगा एन इंटू एन और जी इंटू जी एम टाइम्स तक, तो ये आ जाएगा एन जी रेस टू दी पावर एम दिस, यानी एन जी रेस टू दी पावर जो एम होगा वो एन जी रेस टू दी पावर एम लिखा जाएगा। यस, दिस इज द क्लियर हियर। चलते हैं, क्या मतलब हुआ मेरा यहाँ, अब इस चीज़ को थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है जी बाई जेड जी का इंटीग्रल पावर ऑफ एन जी मैं ये लिख सकता हूँ। मीनिंग ये हो गई कि एन ए अगर कोई एलिमेंट है, एन ए बी एनी एट रैंडम एलिमेंट ऑफ दिस, तो दिस इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू एन जी रेस टू दी पावर एम, अभी हमने लिखा है। अच्छा, ए और जी किसके एलिमेंट होंगे भाई, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दी जी बाई डिफिनीशन ऑफ द जी बाई एन एस। अच्छा, अगर कोई हम ये कर लें कि लेट अगर कर लें कि एन बी कोई दूसरा एलिमेंट है वो इसका है, तो क्या मतलब होगा भाई, एन बी कैसे लिखेंगे, अगेन लिखेंगे
क्योंकि अब तो ये जनरेटर हो गया है, ये जनरेटर हो गया है, तो क्या करेंगे, सम पावर होंगे उसके, तो एन जी वहाँ पावर एम था, यहाँ पावर मान लेते हैं एन, कुछ पावर होगा मेरा। अब यहाँ बी और जी किसके एलिमेंट होंगे, ऑलरेडी जी के एलिमेंट होंगे, यस। अच्छा अब थोड़ा हम एक चीज़ अब देखते हैं यहाँ से कि ये जो मैं एलिमेंट्स लिखा हूँ, अगर इसका मैं पोस्टमार्टम कर दूँ तो इस पोस्टमार्टम से मैं क्या क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, चलते हैं देखते हैं। एन ए इज इक्वल टू एन जी एम है, एन क्या है, व्हाट इज देन, एन तो नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप है तो सेंटर है, वो सेंटर भी है, दोनों बातें हैं, क्योंकि सेंटर जो होता है वो नॉर्मल होता है। बहरहाल तो दिस इज द सब ग्रुप। अच्छा अगर कोई सब ग्रुप है और ऐसा लिखा गया एच ए इज इक्वल टू एच बी, लिसनर यहाँ ध्यान दें, दिस इज द नॉर्मल, तो नॉर्मल दिस इज द सब ग्रुप। अगर कोई सब ग्रुप आपके पास ऐसा है तो क्या कंडीशंस होती भाई, दिस इम्प्लाइज, हमने इस पे रिजल्ट पे भी वर्क किया है कि ये जो होता है बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अच्छा अगर बी ए इनवर्स अगर एच में बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, और इसके इनवर्स को अगर मैं तोड़ दूं तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रिवर्सल रूल फॉलो होता है, वो ए आ जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स एच आएगा। मीनिंग क्या हो गई कि स्टूडेंट इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज कर सकता है। इसकी बात हमने की भी थी, अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो ये लिखिए, ये लिखिए, बात एक ही है, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ अब इस रिजल्ट का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, दिस इम्प्लाइज मैं क्या लिखूँगा, व्हाट्स, इसकी मैं बात यहाँ लिखूँगा ए जी एम इनवर्स बिलोंग्स टू एन। अच्छा कोई इसका इनवर्स भी करेगा तब भी एन में मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, या तो वो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा। अब तीसरी चीज़ तो लिखेगा नहीं वो ना। अब सबको पता है इस इनवर्स को हम जो पावर से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ए जी माइनस एम बिलोंग्स टू एन। ये बातें आ गई कि अगर एन ए इज इक्वल टू एन जी रेज टू दी पावर एम है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। अगर इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूँ, सिंस एन बी इज इक्वल टू एन जी एन, दिस इम्प्लाइज व्हाट, क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। अब लिसनर तो अब ताबड़तोड़ बोल सकते हैं, बी जी रेज टू दी पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एन, तो दो बातें मेरी आ गई कि एक ए जी रेज टू दी पावर माइनस एम बिलोंग्स टू एन यहाँ हो गया, और बी जी रेज टू दी पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एन एस, दो बातें मेरी आ गई यहाँ निकल करके। अब हम आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस। अब हम इस पे आते हैं कि सिंस, एक पकड़ लें, सिंस ए जी रेज टू दी पावर माइनस एम बिलोंग्स टू एन, ये एन में मिलता है, और एन क्या है, व्हाट इज द एन, एन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ जी। इसकी मीनिंग क्या होगी कि इस सेंटर ऑफ जी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके इक्वल होगा। भाई कोई एलिमेंट सेट में मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो कोई एक एलिमेंट होगा ना जो इसके इक्वल होगा, तभी तो बिलोंग की बात आएगी। एन में बिलोंग करता है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ए जी रेज टू दी पावर माइनस एम। अब एन क्या है, एन हमारा जो है सेंटर है, तो डेफिनेटली सेंटर में कोई एक एलिमेंट होगा, तो लेट कर लेते हैं ए जी रेज टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब एक्स कहाँ है भाई, एक्स बिलोंग्स टू जेड जी। अब लिसनर यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि एक्स बिलोंग्स जेड जी है, मीनिंग क्या होगी कि एक्स जो एलिमेंट होगा इस जी के ईच एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा, क्योंकि एक्स जो है सेंटर का एलिमेंट है। तो अगर एक्स सेंटर का एलिमेंट है तो सेंटर ग्रुप में की जो बातें होंगी उसके एलिमेंट पर भी वही बातें आएंगी। मीनिंग ये होगी कि ये जो होगा एक्स एलिमेंट जी के एक ईच एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक रिजल्ट मेरा ये मिल गया यहाँ से। अच्छा इसको और थोड़ा हम ऐसे अगर लिखें, अगर देखें इसको आगे बढ़ा दें, अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ थोड़ा ए निकाल लूँ, अभी मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, जस्ट जैसे मैं आगे चलूँगा बात क्लियर हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जी रेज टू दी पावर एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स जी रेज टू दी पावर एम आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं यहाँ 1 ले लूँ ना, यूजिंग दिस इज द 1। अब इससे मैं बात करूँ यहाँ, मैं इससे जब इस चीज़ को लेके चला तो ये रिजल्ट मिला। नाउ अब सिंस बी जी रेज टू दी पावर माइनस एन आल्सो बिलोंग्स टू एन, दिस इम्प्लाइज एन क्या है भाई, सेंटर ऑफ जी है, तो बी जी रेज टू दी पावर माइनस एन बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। अच्छा सेंटर ऑफ जी है तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा
तब कोई ज़रूरी थोड़ी हो एलिमेंट एक्स हो, एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं भाई, हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अच्छा वाई क्या होगा यहाँ, वाई बिलोंग्स टू जेड जी, ये तो सब होना है, बिल्कुल बातें तो क्लियर हो गई। तो बी क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू वाई जेड रेस टू दी पावर एन। एक बात ये आ गई, हमने इसको सेकेंड नाम दे दिया। अच्छा ए बी किसका एलिमेंट है, सब बातें यहाँ की गई, ए बी, बी ए नहीं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी, कोई भी एलिमेंट है जी का मेरा। अब चलते हैं क्लाइमेक्स की ओर आ गए, फाइनल टच की बात, धीरे धीरे बातें आ गई। ए इंटू बी थोड़ा निकालना, व्हाट इज द ए इंटू बी, नाउ ए इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट इज द ए इज एक्स जी रेस टू द पावर एम, बी क्या है वाई जी रेस टू द पावर एन, यूजिंग 1 and 2 से। अच्छा अब x और y जो एलिमेंट हैं यहाँ देखा जाए, सिंस y बी द एलिमेंट ऑफ z ऑफ g, इसकी मीनिंग क्या होगी कि g के जितने एलिमेंट्स हों सबके साथ वो y एलिमेंट मेरा कम्यूट करेगा। अच्छा g रेस टू दी पावर n किसका एलिमेंट है भाई, g का है, और y z g में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज y g रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू g रेस टू दी पावर n y, बिल्कुल लिखा जा सकता है ताबड़तोड़। क्यों लिखा जा सकता है ऐसा, क्योंकि y जो है सेंटर ऑफ g का एलिमेंट है, और सेंटर ऑफ g की मीनिंग क्या है कि वो g के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। हेंस दिस, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो y g रेस टू दी पावर n क्या लिखेंगे, x g रेस टू दी पावर m, इसको लिखेंगे हम g रेस टू दी पावर n y। अब ये क्या हो जाएगा, x g रेस टू दी पावर m प्लस n, ये y अगेन, ये एलिमेंट जो होगा मेरा g का एलिमेंट है, और ये y एलिमेंट जो है सेंटर का है, तो अगेन ये कम्यूट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जी रेस टू दी पावर m प्लस n, ऐसे लिखा जा सकता है a इंटू बी, ये आ गई मेरी वैल्यू। अच्छा b इंटू ए अगर निकालते हैं तो बी ए क्या आएगा, जरा बी ए भी निकाल लिया जाए। व्हाट इज़ द बी ए, तो पहले b लिखना है, तो 2 से b क्या है, y इंटू जी रेस टू दी पावर n इंटू ए क्या है, एक्स जी रेस टू दी पावर m। अगेन मैं इसको अगर लिखूँ यहाँ तो ये हो जाएगा, अगेन y और x एलिमेंट जो मेरे हैं सेंटर ऑफ g के हैं, और सेंटर ऑफ g का मतलब क्या हो, कम्यूट करेंगे सबके साथ g के जितने एलिमेंट हैं। तो फिर तो यहाँ ताबड़तोड़ मैं लिख ही सकता हूँ y, ये हो जाएगा g रेस टू दी पावर n g रेस टू दी पावर m इंटू x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू जी n प्लस m, और n प्लस m को m प्लस n भी लिख सकते हैं, क्योंकि m और n जो है इंटीजर है। अच्छा लिसनर इसमें डिफरेंस समझेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप है बट ये दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर तो मेरा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटू एक्स। अब इस एक्स को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो दिस इज द व्हाट वाई एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई एक्स हो गया, वाई एक्स जी रेस टू दी पावर m प्लस n। अच्छा अभी वाई इंटू एक्स को मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई एक्स एलिमेंट जो है सेंटर ऑफ जी के हैं, और सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो मीनिंग क्या हो गई मेरी कि अगर मैं b इंटू ए निकालूँ तो क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स वाई जी रेस टू दी पावर m प्लस n, ये मिला मेरा। इसको देख लिया जाए ध्यान से, और इसको देख लिया जाए, ये दोनों क्या है भाई, बोथ आर सेम, दोनों मेरे सेम है, यानी ए बी की वैल्यू वही है जो बी ए की वैल्यू है। अच्छा ए बी क्या है, ए बी भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी। आर्बिट्रेरी एलिमेंट मीनिंग हो गई कि सारे एलिमेंट, हम कोई भी एलिमेंट ए बी जी से पिकअप किए हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो ये ए बी की वैल्यू है वही वैल्यू बी ए की है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो अगर मैं इसका नामकरण संस्कार स्टार कर दूं और इसको मैं डबल स्टार कर दूं, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव क्या मिलेगा भाई, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा ए बी इंटू बी ए मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी है यहाँ, क्योंकि ए बी नहीं, आर्बिट्रेरी चूजन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो दिस शोज दैट व्हाट ए बी इज इक्वल टू बी, यानी ए बी कम्यूट करते हैं और एक एलिमेंट नहीं है, ग्रुप के मेरे जो हैं सारे एलिमेंटों की बात है। दिस इम्प्लाइज, अब तो लिखा जा सकता है जी इज अबेलियन, ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो लिसनर यहाँ एक बात ध्यान देंगे, इस रिजल्ट की जो बात की गई है, रिजल्ट की ये बात की गई है मेरी कि अगर सेंटर ग्रुप है किसी ग्रुप का और उसको लेके हम कोसेंट ग्रुप बनाते हैं, और वो कोसेंट ग्रुप अगर साइक्लिक हो गया तो फादर ग्रुप अबेलियन होगा। लेकिन ये नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होता। उल्टा भी कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। अगर जी बाई एन इज साइक्लिक है
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी जो मेरा होगा अबेलियन होगा, हो भी सकता है और जी अबेलियन नहीं भी हो सकता है। साइक्लिक ये तब होगा जब ये अगर सेंटर है, लेकिन अगर ये सेंटर नहीं है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसकी भी बात करेंगे, इस रिजल्ट की भी बात करेंगे कि कब ये चीज़ें ऐसी होंगी। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि इस पर डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये हो गया कि ये n अगर नॉर्मल है तो ये अबेलियन होगा या नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सेंटर है तो और ये साइक्लिक हो गया तो जी को अबेलियन होना पड़ेगा। ये मेरा रिजल्ट ये कहता है। तो मुझे उम्मीद है लिसनर की ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब इसके वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ और इसके बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।